हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की सीरीज़ एंड टुडे इज़ द डे वन ऑफ दैट सीरीज़. इफ़ यू वांट रैपिड रिविजन सीरीज ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस देन follow this channel. Okay guys, so let's start without wasting our time. फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आज डे वन में हम करने वाले हैं कंप्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपी का रिविजन. यस, कंप्लीट नाइपर जे रिविजन in just few minutes. Okay guys, so let's begin. Okay, let's begin with introduction to spectroscopy. Spectroscopy is the study of interaction between electromagnetic radiation with matter resulting in absorption, emission और scattering of radiation. अभी ये अगर आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो ये सब आपको पहले से पता है, जस्ट इसको रिविजन के तौर पे पढ़ना है ना. और एप्लीकेशंस क्या, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का ड्रग आइडेंटिफिकेशन करना, स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेट करना एंड प्योरिटी को टेस्ट करना, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन प्लस क्वालिटेटिव एस्टिमेशन एज वेल एंड फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस. फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है, कमेंट करके बताओ कमेंट बॉक्स में. ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. क्या होता है पता तो है आपको, जस्ट एक बार इससे गो थ्रू कर लो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पजेस बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर. और हाँ, अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो मैंने अपने प्रोफाइल के जो प्रोफाइल है मेरी, उधर मैंने लिंक दिया है टेलीग्राम का. ठीक है, टेलीग्राम पे एक चैनल है नाइपेरियन खुशी नोट्स, तो उधर जाओ आप लोग, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है, मैं उधर अपलोड करती रहूँगी धीरे धीरे, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वैसे वैसे नोट्स अपलोड करूँगी, सो डोंट वरी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पजेस दोनों नेचर होता है उसका, वेव और पार्टिकल नेचर भी, है ना. कुछ फंडामेंटल इक्वेशन लाइक ई इज इक्वल टू एच न्यू पता ही है आपको, एंड सी इज इक्वल टू, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, दिस इज इक्वल टू, तो ये इसमें इक्वेशन देखना आप, वेयर इज एनर्जी एच प्लैंक कांस्टेंट, ये न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, लेमडा इज वेव लेंथ एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. और एक और बात जो आपको इसमें इम्पॉर्टेंट याद रखनी है वो है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना. एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर इन सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट वेवलेंथ इन सबके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है, जस्ट रिवाइज करो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो आपको हल्का इसका आइडिया होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर देखा जाए तो नाइपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इधर रीजन है, वेवलेंथ है और ट्रांजिशन है. लाइक गामा रेज में न्यूक्लियर ट्रांजिशन होता है और उसकी वेवलेंथ इतनी रहती है, तो इसको एक बार देख लो, क्योंकि ये आपको याद है, ये याद है, ये भी याद है. माइक्रोवेव में भी याद है कि नहीं है पता नहीं मुझे. माइक्रोवेव और रेडियो फ्रिक्वेंसी और ऊपर ये दोनों गामा रेज और एक्स रेज भी एक बार देख लेना. जनरली क्वेश्चन आते नहीं है बट कभी कभार आ जाता है, तो अगर याद कर सकते हो तो कर लो, है ना. इसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है एक्सरे में. यूवी इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, विजिबल इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. आईआर में वाइब्रेशन किसका होता है, फंक्शनल ग्रुप का. और आप मेरे को बताओ जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है. मीन्स वो कौन से वाले कंपाउंड्स में होगी. ठीक है, एक्सक्लूसिवली कौन से वाले कंपाउंड्स में होगी, जिसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए वो मुझे बताओ. माइक्रोवेव में रोटेशनल होता है एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी में न्यूक्लियर स्पिन. यू नो दिस इज द कंप्लीट electromagnetic spectrum table and this is very much important. Okay, now moving on to the next, UV visible spectroscopy. इसका प्रिंसिपल होता है कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी और विजिबल रेडिएशन प्रमोट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, है ना. लो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में दोनों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, जिसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और एनर्जी सबसे ज़्यादा इसी में लगती है. एन टू सिग्मा स्टार उससे कम होता है, पाई टू पाई स्टार उससे कम होता है, एन टू पाई स्टार में सबसे ज़्यादा कम एनर्जी देखने को मिलती है. अब आप मेरे को बताओ जो एन जहाँ आएगा ये किधर आएगा, मीन्स सिग्मा के लिए लाइक सिंगल बॉन्ड, पाई के लिए डबल बॉन्ड चाहिए, एन के लिए क्या चाहिए मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में. ठीक है, उसके बाद आता है क्रोमोफोर, ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन, पता ही होगा आपको. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम ग्रुप दैट इंक्रीज एब्जॉर्प्शन. क्रोमोफोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन, याद रखना, रिस्पॉन्सिबल होता है. और जो ऑक्सोक्रोम है वो इसी की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है. वो रिस्पॉन्सिबल है और ये इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है या फिर वेवलेंथ को शिफ्ट करता है. और जो ऑक्सोक्रोम की एग्जाम्पल है वो है ये. ठीक है,
एग्जाम्पल से इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा लाइक इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि पूछा ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा क्रोमोफोर है, पूछा जाएगा कि इसमें हम कौन सी चीज़ ऐड करेंगे कि यूवी विजिबल का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। जो अगर बढ़ जाएगा तो ऑक्सोक्रोम का आंसर होगा, लेकिन अगर रेस्पॉन्सिबल है कोई ग्रुप तो क्रोमोफोर का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बियर लैम्बर्ट्स लॉ, ए इज इक्वल टू सिग्मा। ओके, एक ये भी होता है इज इक्वल टू ECL। कोई कोई ये लिखता है, कोई कोई ऐसे भी लिख सकता है, नो प्रॉब्लम, EBC, है ना। बट जनरली बहुत ज़्यादा बुक्स में मैंने ये देखा है, ये भी देखा है, कम बुक्स में देखा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस फॉर्म में भी हम इसे बियर लैम्बर्ट लॉ को लिखते हैं। ठीक है, ए रिप्रेजेंट करता है एब्जॉर्बेंस, दिस इज molar absorptivity, this is path length, this is the concentration taken in cuvette and this is path length। ठीक है, क्यूवेट पता है ना आपको। और हाँ, इसमें क्यूवेट किस चीज़ की बनी हुई होती है, क्वार्ट्ज की, ये भी याद रखना। ठीक है, अब रिकॉल करो और मुझे बताओ कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हम करते हैं उसमें क्वार्ट्ज का यूज़ क्यों करते हैं, ग्लास का क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, अभी और हाँ, एक और बात, बियर लैम्बर्ट्स लॉ की एक सबसे मेजर लिमिटेशन ये है, वैलिड ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लेना है। रीज़न बताओ, रीज़न इन कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, क्यों क्यों नहीं ले सकते हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्यों फिर हमारे जो रिजल्ट है उसमें डेविएशन आ जाएगा, क्यों। और जब आप नाइपर आओगे, आप ये प्रैक्टिकल करोगे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, तो उसमें आपको ट्रबल शूटिंग भी करनी पड़ेगी, जिसमें एक रीज़न ये सबसे बड़ा यही होता है कि अगर थोड़ा भी कंसनट्रेटेड हो जाए सॉल्यूशन तो हमारा जो रिजल्ट्स है उसमें वेरिएशन आ जाता है, तो हमें उसकी ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज लाइक लैम्डा मैक्स इज द वेवलेंथ एट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ओके, बैथोक्रोमिक ये रेड की तरफ शिफ्ट होती है ना, रेड की तरफ होती है, एंड हिप्सोक्रोमिक ब्लू की तरफ होती है। और ये भी याद रखना, शिफ्ट टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, और ये एक्स एक्सिस पे मूवमेंट होता है। हाइपर और हाइपोक्रोमिक वाई एक्सिस पे होता है। इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, पता ही होगा आपको, बस एक बार जल्दी जल्दी से रिकॉल करो। उसके बाद इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लाइक लाइट सोर्स जो हम यूज़ करते हैं इसमें ज़्यादा, ड्यूटेरियम लैम्प फॉर यूवी रीजन एंड टंगस्टन लैम्प फॉर विजिबल रीजन, मोनोक्रोमेटर, सैम्पल सेल, क्वार्ट्ज की क्यूवेट होती है फॉर यूवी एनालिसिस, डिटेक्टर, फोटो डायर और फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब। इतना करोगे इनफ है इंस्ट्रूमेंटेशन में। और जीपैट और नाइपर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि नाइपर में डेप्थ में, फार्मेसी में लाइक कोलोजी, हाँ अगर आप जीपैट में कोलोजी के मैकेनिज्म की बात करोगे, ड्रग्स के मैकेनिज्म की, तो उसमें जीपैट में डेप्थ में आता है क्वेश्चन, है ना, डेप्थ में आता है। बट इस पर नाइपर में सरफेशियल क्वेश्चन आता है। सरफेशियल लाइक मीन्स कौन सी ड्रग प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जबकि जीपैट में आएगा कौन सी ड्रग लाइक 30S पे इफेक्ट डालती है, कौन कौन सी सब यूनिट होती है ना, अमीनोग्लाइकोसाइड किसको इनहिबिट करती है, जबकि इसमें आता है लाइक प्रोटीन सिंथेसिस। तो आप समझ रहे हो ना, सरफेशियल क्वेश्चन आते हैं इसमें। नाइपर में फार्मा पोर्शन उतना हार्ड नहीं आता है जितना जीपैट में, ईजी आता है। तो अगर आपने उतना भी रिवाइज कर लिया जितना आप जीपैट के टाइम पढ़े थे, इनफ है। नाइपर में जो मेंटेन करती है वो करती है आपकी एक्यूरेसी। ओके, पेपर हार्ड नहीं आता है, एक्यूरेसी शुड बी मेंटेन्ड, शुड बी मैनेज्ड। सो इम्पॉर्टेंट नाइपर वैल्यूज लाइक आपको यूवी रीजन पता हुआ होना चाहिए, विजिबल रीजन एंड क्वार्ट्ज सेल रिक्वायर्ड फॉर यूवी मेजरमेंट, इंपॉर्टेंट है। और मुझे आप लोग बताओगे कि ग्लास का क्यों यूज़ नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR का जो प्रिंसिपल होता है, इसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, तब देखेंगे बाकी कॉन्सेप्ट कुछ अगर छूट गया होगा तो। ओके, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन कॉजेज वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल, इसके लिए जो, और हाँ यूवी के लिए इम्पॉर्टेंट है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन इन कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड बॉन्ड होना चाहिए, यूवी के लिए कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट है। IR में फंक्शनल ग्रुप का पता लगता है ना। और इसमें वाइब्रेशन देखना एक बार, स्ट्रेचिंग और बैंडिंग और इनके सब टाइप्स। ठीक है, फटाफट रिकॉल करो, इसके रीजन्स भी देख के जाना। फंक्शनल ग्रुप का रीजन ये होता है फिंगरप्रिंट, हाँ फिंगरप्रिंट रीजन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके लिए आप FTIR भी देखना एक बार नाइपर के लिए।
फिंगरप्रिंट रीजन कन्फर्म्स कंपाउंड आइडेंटिटी। इस पर कुछ नहीं, बस क्या होता है और इसका नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म एक बार देख लेना, क्यों यूज़ करते हैं एक बार ये देख लेना वही, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन एज वेल। नेक्स्ट इज दिस, यस, इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स फ्रीक्वेंसीज। हाँ, ये तो IR में इम्पॉर्टेंट ही है। OH की आपके याद होगा, NH की ये होती है, CH रटा होगा ना GPAT में, तो इसमें भी देख लेना, आ सकता है, ठीक है। और नाइपर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, रटने वाले क्वेश्चन थोड़े कम मिलते हैं। कार्बोनिल ग्रुप्स गिव स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन पीक, हाँ ये याद रखना है। इधर कार्बोनिल ग्रुप जिधर है, ये रहा, कार्बोनिल ग्रुप गिव्स स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन पीक। उसके बाद नेक्स्ट इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखना, लाइक IR रेडिएशन इंटरफेरोमीटर, ये सैम्पल होल्डर डिटेक्टर। उसके बाद स्टेप्स देखना सैम्पल प्रिपरेशन की, लाइक KBR पैलेट है ना, पोटेशियम ब्रोमाइड की पैलेट होती है न्यूट्रल, ये पता होगा आपको, और थिन लिक्विड फिल्म का हम यूज़ करते हैं। ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, ये बेयर मिनिमम है, इसको आपको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, न्यूक्लियर हैविंग स्पिन एब्जॉर्ब रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एक्टिव न्यूक्लियर इधर हाइड्रोजन 13 वाला कार्बन, 19 फ्लोरीन, 31 फॉस्फोरस रहता है। केमिकल शिफ्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है। NMR में जो जो नाइपर में क्वेश्चन आता है बहुत सरफेशियल आता है, उसमें आएगा केमिकल शिफ्ट कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखने को मिलती है, देखते ही आंसर लग जाएगा। तो इसमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी ही आपको, एक्यूरेसी इज़ मस्ट इन नाइपर एग्ज़ाम आप लोग, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हार्ड नहीं आएगा, कोई नहीं बोलता कि नाइपर का एग्ज़ाम हार्ड आया, नाइपर का एग्ज़ाम बहुत ईजी आता है, बस स्टूडेंट्स कई बार लास्ट वाले क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि स्पीड आपको मैनेज करनी है, ठीक है। जिधर भी स्टक हो रहे हो तो फटाफट इमीडिएटली मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उधर स्टक मत हो। केमिकल शिफ्ट को हम मेजर्ड इन ppm, और रेफरेंस कंपाउंड इम्पॉर्टेंट है, ये टेट्रामिथाइलसिलेन, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट 1H, दैट इज हाइड्रोजन NMR केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़। हाँ, ये केमिकल शिफ्ट से थोड़ा कम क्वेश्चन मैंने देखे हैं, अगर याद हो सकती है तो कर लो, है ना। दीज आर द वैल्यूज़, इफ़ यू कैन लर्न देन लर्न इट, इफ़ यू कांट देन, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट अगर कर सकते हो तो कर लो। नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग पैटर्न, N+1 रूल इसमें लगता है, N इज नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स, है ना, ये तो पता ही है। अब उसमें आपको ये इससे क्वेश्चन देखने को नहीं आएगा, या फिर डायरेक्ट N की वैल्यू दे देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि टाइम कम है, तो आप लोग अभी नेबरिंग प्रोटॉन नहीं देख सकते। हाँ, मे बी वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर सपोज़ 5 क्वेश्चन दिए उन्होंने, तो 5 में से 4 ऐसे बना देंगे जो फटाफट एक एक सेकंड में क्लिक हो रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बना सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है एक बार सारे पेपर से गो थ्रू ज़रूर करना, सेकेंड राउंड में आप ये कर सकते हो, जिधर स्टक हो रहे हो उधर वो कर सकते हो, लेकिन क्योंकि कई बार ऐसा होता है हार्ड क्वेश्चन आगे आ जाते हैं और जो इजी वाले वो बाद में रह जाते हैं, तो आप इजी वालों को मत छोड़ देना हार्ड वाले के चक्कर में, ठीक है। जिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई रहता है वो स्टार्टिंग में रख देते हैं, वो सपोज़ 50 क्वेश्चन रख दिए, और बाद में जो रहता है वो इजी रहता है, ताकि बच्चे इधर ही स्टक हो जाएं और उनका जो कंपटीशन है वो इधर ही ख़त्म हो जाए। तो ऐसा नहीं करना, आप सारे पेपर को एक बार ओवरव्यू ज़रूर करना, ठीक है, ज़रूर करना, जिधर स्टक हो रहे हो स्किप इमीडिएटली। ओके, नेक्स्ट की टर्म्स हियर इज शील्डेड प्रोटॉन। अब फील्ड शिफ्ट, डी शील्डेड प्रोटॉन पता है आपको, इंटीग्रेशन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसके बाद जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें पता चलेगा कितना आता है। कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस फॉलोड बाय सेपरेशन बेस्ड ऑन, इसमें मास टू चार्ज रेशियो इंपॉर्टेंट है, और इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके कंपोनेंट्स लाइक आयन सोर्स हो गया, मास एनालाइजर एंड डिटेक्टर, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। नेक्स्ट इज इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लाइक मॉलिक्यूलर आयन की पीक इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर आयन की पीक ही हमें मॉलिक्यूलर वेट देती है। बेस पीक इज द मोस्ट इंटेंस पीक, है ना, मोस्ट इंटेंस पीक। फ्रेगमेंटेशन पैटर्न हेल्प्स स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन, ये इसमें दोनों चीज़ याद रखना, जो मॉलिक्यूल की पीक होगी, मॉलिक्यूलर आयन की पीक होगी, वो मॉलिक्यूलर वेट देगी, और जो बेस पीक है वो इंटेंस पीक है, ठीक है, इन मोस्ट इंटेंस पीक है।
और इसके बारे में जो कुछ भी याद आ रहा है वो सारी चीज़ें रिकॉल करो। कॉमन आयनाइजेशन मेथड इज इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन, हाँ, और इससे क्वेश्चन आया है कई बार, इसलिए मैंने इस पॉइंट को इधर इंक्लूड किया है। और एक और बात, अगर मैं ये पढ़ा रही हूँ, ये बेयर मिनिमम है, सब कुछ नहीं है, दिस इज़ बेयर मिनिमम, यू कांट स्किप, ठीक है। इसके अलावा जो आपने पहले जीपैट के टाइम पढ़ा था उसको रिवाइज करो, ओके, बट दिस इज़ बेयर मिनिमम, यू कांट स्किप। और इधर कुछ कंपैरिजन समरी मैंने बनाई है, लाइक दिस टेक्निक ट्रांजिशन एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट टेक्निक। लाइक यूवी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है और कॉन्जुगेशन उसमें इंपॉर्टेंट है। आईआर में वाइब्रेशन होता है, फंक्शनल ग्रुप इज इंपॉर्टेंट। एनएमआर में न्यूक्लियर स्पिन होता है, उसमें स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आयन फ्रेगमेंटेशन होता है एंड मोलिकुलर वेट को डिटरमाइन करता है। और इसमें जो मैंने अभी बताया ना, वो बेस पीक, इंटेंस, मोस्ट इंटेंस पीक, और एक मैंने बताया वो मोलिकुलर आयन, मोलिकुलर वेट डिटरमाइन करता है। ओके, लेट्स कम टू द एमसीक्यू। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। द यूवी रीजन लाइज बिटवीन व्हाट, यस 200 to 400, विजिबल का होता है 400 to 600, 400 to 800, सॉरी 400 to 800 इज विजिबल एंड 200 to 400 इज यूवी, ठीक है। सो आंसर बी शुड बी करेक्ट। वेयर लैम्बर्ट लॉ रिलेट्स एब्जॉर्बेंस विद, हाँ, किसके साथ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। एक्यूरेसी इज मस्ट, एक्यूरेसी और स्पीड। ओके, नेक्स्ट इज विच ट्रांजिशन रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी, ऑब्वियसली सिग्मा टू सिग्मा स्टार। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, अभी आपको ये भी देखना है, फिर आपको इसमें क्या क्या याद आ रहा है, इसका एग्जाम्पल जस्ट आपको रिकॉल करना है, इसका कोई एग्जाम्पल रिकॉल करना है, ठीक है। इसमें आपको देखना है कम एनर्जी किस में लगेगी, ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी, और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इस तरीके से कोरिलेट करना है। जैसे कहानी, जैसे हमारे माइंड में ओवर थिंकिंग जब स्टार्ट होती है तो एक चीज़ से दूसरी, दूसरी तीसरी, ऐसे ऐसे स्टार्ट होती रहती है ना, तो इसलिए इससे अच्छा तो ओवर थिंकिंग को हम सही जगह यूज़ करें, है ना। बैथोक्रोमिक शिफ्ट मीन्स, यस, शिफ्ट टू शॉर्टर, लॉन्गर, डिक्रीज और नो चेंज। ये नहीं है, ये नहीं है, लॉन्गर वेवलेंथ, एक्स एक्सिस पर मूवमेंट होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, ये क्या होती है, ये देखना है आपको। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली इन्वॉल्व्स व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सेम सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ड्यूटेरियम लैम्प इज यूज्ड इन व्हाट, यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री, हाँ, इस पर ओके। क्वार्ट्ज क्यूवेट इज यूज्ड बिकॉज इट, यस, इसी का आंसर है जो मैंने पूछा था आपसे कि ग्लास क्यों यूज़ नहीं करते, वाई ग्लास क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि ग्लास एब्जॉर्ब करता है यूवी रेडिएशन और जो क्वार्ट्ज है वो ट्रांसमिट करता है, तो अगर हम ग्लास का यूज़ करेंगे तो फॉल्स रिजल्ट्स आएंगे। क्रोमोफोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, लाइट एब्जॉर्प्शन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अकर्स इन, पाई टू पाई मीन्स डबल बॉन्ड होना चाहिए, सैचुरेटेड में तो सिंगल बॉन्ड होता है, नोबल गैसेस का कोई मतलब नहीं, आयनिक सॉल्ट है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडीज, यस, आईआर, व्हाट, आईआर में क्या होता है, वाइब्रेशन ट्रांजिशन। लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है, आपने जो पहले पढ़ा है वो पढ़ो, एंड ये बेयर मिनिमम है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या पता आप वो पढ़ते पढ़ते स्किप कर दो। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर आपने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, ठीक है। इस पर एम्फेसाइज करो बहुत ज़्यादा, इसको पढ़ो, क्योंकि बेयर मिनिमम है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि जब आप रिवाइज करो, जब आप अपना रिविज़न करो, तो आप ये पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट है वो स्किप ना कर दो, ठीक है। ये इनको पढ़ना ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बन ग्रुप एब्जॉर्ब्स नहीं हो, ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट इज फिंगरप्रिंट रीजन, देखो मैंने बोला था फिंगरप्रिंट रीजन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ब्रॉड पीक अराउंड दिस, हाँ, ये वही वेव नंबर से क्वेश्चन है, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको रटनी पड़ेगी, वैसे तो आपने पहले भी याद की हुई होगी। एफ टी आई इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स व्हाट, इंटरफेरोमीटर, तो ये एफ टी आई आर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इधर यूज़ होता है ना नाइपर में, तो इम्पॉर्टेंट है। ओके, पोटेशियम ब्रोमाइड पैलेट मेथड इज़ यूज्ड फॉर व्हाट, सॉलिड सैंपल्स, पढ़ाई होगा ना आपने पहले, सॉलिड सैंपल्स के लिए करते हैं, बैचलर्स में भी पढ़ा, फिर जीपैट के टाइम भी पढ़ा, अभी भी पढ़ रहे हो। आईआर एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्स चेंज इन व्हाट, डाइपोल मोमेंट, है ना, ये भी एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है डाइपोल मोमेंट वाला। और आईआर में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, फंक्शनल ग्रुप, वाइब्रेशन
डायपोल मोमेंट और हाँ ठीक है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और रिकॉल करो। नेक्स्ट इज CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अपीयर्स नियर। हाँ ये आपको वेव नंबर याद करना ही है IR में, ठीक है। ये वाइब्रेशन किस में कहाँ होता है और ये स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन एक बार देखना ज़रूर। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन व्हाट, न्यूक्लियर स्पिन है ना, NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। रेफरेंस कंपाउंड इन NMR, हाँ इसमें रेफरेंस कंपाउंड कौन सा होता है, टेट्रामेथाइल सिलेन, इससे क्वेश्चन आता है TMS, ठीक है। ओके हाँ ये दैट्स इट, नहीं अभी और भी है। उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल शिफ्ट इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन, पढ़ा था हमने। स्प्लिटिंग पैटर्न फॉलोज N+1 रूल, ऐसा क्वेश्चन ही आता है। प्रोटोन विद 2 नेबरिंग प्रोटोन्स अपीयर्स एज, लेकिन रिस्क नहीं लेना, ठीक है, रिस्क नहीं लेना क्योंकि आपको सीट चाहिए, बात ख़त्म। तो आप वो सब कुछ पढ़ना जो आपने GPAT के टाइम पढ़ा था, ये स्किप मत करना बिल्कुल भी। प्रोटोन विद 2 नेबरिंग प्रोटोन्स अपीयर एज, प्रोटोन विद 2 नेबरिंग प्रोटोन अपीयर एज ट्रिपलेट। तो ये ट्रिपलेट सिंगलेट वाला एक बार जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, एक बार देखना ज़रूर, ठीक है। एरोमेटिक प्रोटोन सिग्नल अपीयर्स एट, एरोमेटिक वाला कहाँ आता है, दिस 6 to 8 ppm, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ये मैं आपको कंक्लूजन बता रही हूँ। अब फील्ड शिफ्ट रिप्रेजेंट शील्डिंग है ना, डाउन फील्ड इज डी शील्डिंग, अब फील्ड इज शील्डिंग, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन इन NMR गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इंटीग्रेशन इन NMR, ओके NMR में किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रोटॉन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मॉलिक्यूलर एंड पीक इंडिकेट्स व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट है ना, और बेस पीक किससे मिलती है, इंटेंस किससे। नेक्स्ट इज बेस पीक रिप्रेजेंट क्या करती है, इंटेंसिटी, ओके। आयनाइजेशन कॉमनली यूज्ड इन MS, हाँ आयनाइजेशन कॉमनली यूज्ड इन MS, क्या है इसका आंसर, और इसका आंसर इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट क्यों है, इसके बारे में आप लोगों को क्या क्या पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है, रिकॉल करो, कमेंट करो गाइस। नेक्स्ट इज मास एनालाइजर सेपरेट्स आयंस बेस्ड ऑन, यस मास एनालाइजर मास बाय चार्ज रेशियो था, दिस इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स हेल्प्स इन व्हाट, structure elucidation. Next is technique best for functional group identification, this is functional group के लिए IR important है। उसके बाद टेक्निक यूज फॉर कॉन्जुगेशन स्टडीज UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट इज टेक्निक प्रोवाइडिंग स्प्लिटिंग पैटर्न इन्फॉर्मेशन, हाँ स्प्लिटिंग पैटर्न इन्फॉर्मेशन किस में देखने को मिलता है, NMR में। और एक बार इस स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होता है, क्या करता है, ये सब एक बार रिकॉल करो, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या पता है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, यहाँ से आता है क्वेश्चन, ठीक है। टेक्निक बेस्ट सूटेड फॉर मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, ऑब्वियसली मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ऑप्शन D इज करेक्ट। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, इफ यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।